Hello students, welcome back to the journey of economics and today we're going to start with the very important topic of your chapter number 1. पिछले वीडियोस में हमने इंट्रोडक्शन और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर अप किए थे चैप्टर नंबर 1 के हमारे बिजनेस इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 1 FY BCom. And now we're going to start with the very important concept, that is nothing but the marginalism and the incrementalism. What do you mean by the marginal cost and what do you mean by the incremental cost, and what this particular important topic, how we are using in our day-to-day life, and what are the important aspect of this particular topic, वो हम आज क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं. तो ये जो मार्जिनल कॉस्टिंग है या फिर मार्जिनलिज्म है, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत ज़्यादा जगहों पे यूज़ होता है फॉर मेंटेनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट, फॉर टेकिंग द डिसीजंस रिलेटेड टू दी वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस, एंड देयर आर द मैनी मोर थिंग्स. सो लेट्स से फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई बिज़नेस परफॉर्म करते हैं, कोई बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपका जो कॉन्सेप्ट है मार्जिनलिज्म का, वो हम कैसे यूज़ करते हैं, कैसे मार्जिनल कॉस्टिंग का यूज़ करके हम अपने डिसीजंस लेते हैं, वो सब चीज़ें ऑलरेडी हम क्या करेंगे यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. और कुछ चीज़ें ऑलरेडी हमने डिस्कस की हुई हैं, वो सब आप प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकते हैं. नाउ विल गोइंग टू स्टार्ट विद द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक of the day, which is nothing but what? Your marginalism. So pay attention and listen carefully, all of you. Now what do you mean by the marginalism? Marginalism is nothing but the marginal costing, where we are going to use the word marginal, and incremental is nothing but the increase in the cost. Marginal cost और the marginalism is a topic जहाँ पे आता है एक टर्म आता है, that is marginal cost. What do you mean by the marginal cost? Marginal cost is nothing but the additional cost for producing the additional output. अगर आप एक एक्स्ट्रा आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो एक्स्ट्रा आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए आप कितना एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, आप कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनकर कर रहे हैं, दैट इज़ नथिंग बट द मार्जिनल कॉस्ट इज. अगर मेरा फॉर एग्जांपल सपोज आई हैव द बिजनेस एंड मेरा डे टू डे बेसिस पे मैं 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन करता हूँ. आई एम प्रोड्यूसिंग द 100 यूनिट्स ऑन अ डे टू डे बेसिस ऑफ द सेम काइंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. लेकिन सडनली क्या हुआ, किसी दिन कुछ नया ऑर्डर आ गया, या किसी दिन फॉर 1 डेज एक स्मॉल क्वांटिटी मुझे क्या करनी है, इंक्रीज़ करनी है. किसके लिए? आई एम इंक्रीजिंग द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ गुड्स फॉर द एक्स्ट्रा ऑर्डर. तो वो जो एक्स्ट्रा ऑर्डर मेरे पास आएगा, हो सकता है वो 1 यूनिट 5 यूनिट्स और 10 यूनिट्स का हो सकता है. सो वो एक्स्ट्रा 5 यूनिट्स और एक्स्ट्रा 10 यूनिट्स के लिए मेरा कितना एडिशनल एक्सपेंडिचर मैं इनकर करूँगा, दैट इज़ नोन एज व्हाट एग्जैक्टली योर मार्जिनल कॉस्ट इज़. सो फॉर प्रोड्यूसिंग एन एक्स्ट्रा 1 यूनिट, 100 यूनिट्स मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, आई हैव अ 100 यूनिट्स कैपेसिटी, 100 यूनिट्स मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोड्यूस कर रहा हूँ, और ये 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए मैं एक कॉस्ट इनकर कर रहा हूँ. लेकिन अगर जब एक्स्ट्रा ऑर्डर्स आ गए किसी, बिकॉज ऑफ द सर्टन रीजंस वी गॉट द सम एक्स्ट्रा ऑर्डर्स कि हाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा और बनाना, ये बार हमें ज़्यादा डिमांड है. सो वो जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करने के लिए जो एक्स्ट्रा कॉस्ट हम इनकर करते हैं ऑन द पर यूनिट बेसिस, दैट इज़ नोन एज योर मार्जिनल कॉस्ट. So let us discuss in detail. Let's see. Marginalism is the base of the economic decision making. Without this marginalism, without this marginal cost, we are not able to take the decision, because ये बहुत ही important topic है. Economic choices usually involve the some adjustments or the changes from the existing situation. अब जब भी हम इकोनॉमिक्स में कोई चॉइसेस करते हैं, तो वहाँ पे हमें क्या करना होता है, कुछ एडजस्टमेंट करने होते हैं और कुछ चेंजेस करने होते हैं हमारे एग्जिस्टिंग सिचुएशन में. जो पहले से चली आ रही सिचुएशन है उसमें कुछ हम क्या करेंगे, चेंजेस करेंगे. देयरफॉर द डिसीजंस रिगार्डिंग द यूज ऑफ द रिसोर्सेज हैव टू बी मेड एट द मार्जिन. डिसीजंस रिगार्डिंग द यूज ऑफ रिसोर्सेज एट द मार्जिन, एट द मार्जिन हमें क्या करना पड़ता है, डिसीजन लेना पड़ता है related to what? Production activity. And apart from this, this is refers to as a marginalism. Since the resources are scarce and each and every additional unit of a resources needed to be utilized by the economic unit in an optimum manner with the minimum or zero wastages. Plus, why we are using the marginal concept or the marginalism? Because रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है और हर एक यूनिट ऑफ रिसोर्स को हमें एफिशिएंटली यूटिलाइज करना है.
एफिशिएंटली यूटिलाइज करके हमें क्या करना है, उसे प्रोड्यूस करना है, जिसके लिए हमें क्या करना है, मार्जिनल कॉस्टिंग का यूज़ करना है। तो यहाँ पे हर एक यूनिट ऑफ रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और उसे हम मैक्सिमम पॉसिबल वे में क्या करेंगे, उसे यूज़ करेंगे। विल गोइंग टू यूज़ इट इन एन एफिशिएंट मैनर, इन एन ऑप्टिमल मैनर, दैट विद द मिनिमम और ज़ीरो वेस्टेजेस, जिससे वेस्टेजेस और जो आपके वेस्टेजेस है और जो एफिशिएंसी है वो दोनों में क्या है, वेस्टेजेस कम से कम हो और एफिशिएंसी आपका इंक्रीज हो। मीन्स यू आर मोर एफिशिएंट, यू शुड बी मोर एफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय यूजिंग द मार्जिनल कॉस्टिंग टर्म। और यहाँ पे इफ यू गोइंग टू सी द नेक्स्ट वन, now what do you mean by the word marginal? Marginal means what? Marginal means an additional or extra. Economic analysis is the marginal analysis, that is there is always the need to make the decisions regarding the some changes, and mathematically the marginal is denoted by the small unit change and is expressed by the symbol A. अब मार्जिनल में होता क्या है, मार्जिनल कॉन्सेप्ट इज एन एडिशनल कॉन्सेप्ट, इट इज़ नथिंग बट द एडिशंस मेड टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस बाय प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट। एक एक्स्ट्रा यूनिट्स का यूज़ करके, एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करके हमने कितना कॉस्ट में चेंजेस किया, कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट हमारा आया, दैट इज़ नथिंग बट द मार्जिनल। Typically, the changes under the consideration is small, but the marginal choices can involve the major economic adjustment. Now we are talking about class the marginal concept, लेकिन marginal concept सुनने में, समझने में ये सिर्फ एक ही यूनिट के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक ही यूनिट के कॉस्ट के चेंज होने पे कितना चेंज हो सकता है, दैट काइंड ऑफ अ थिंग इज़ देयर, ओनली वन यूनिट इज़ देयर। बट इफ़ यू विल गोइंग टू सी, अगर मियरली इफ़ वी विल गोइंग टू फोकस ओनली ऑन द वन यूनिट ऑफ अ प्रोडक्शन, और एक एक यूनिट को हम कैसे एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकते हैं रिसोर्सेज के, देन इट विल गोइंग टू चेंज द इंटायर सिनेरियो। अगर हर एक छोटी से छोटी चीज़ों पे हम अगर ध्यान देंगे, हर एक छोटे से छोटे यूनिट्स पे, यूनिट ऑफ रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज करते हैं एट अ मार्जिनल लेवल, then we can do something in the business, and that only the case over here. The business economics analysis are based on the marginalism. Business units are constantly taking the decisions at the margin level पे, for example whether to increase or decrease the production of output and the capacity, whether or not to change the R&D, that is research and development, and marketing, budgeting, whether to diversify the expand market, internationalized businesses, चेंजिंग द वर्कफोर्स स्ट्रेंथ एंड द मिनिमम। हर जगह पे हम क्या करते हैं, मार्जिनल कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं। मार्जिनल कॉन्सेप्ट अगर पर यूनिट, पर हेड, पर बजट अगर हमने कुछ चीज़ें फाइंड आउट की हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम अगर अपना डिसीजन ले रहे हैं, देन इट इज़ वेरी गुड फॉर अस, बिकॉज इफ़ इनिशियली अगर हम कुछ चेंजेस करते हैं, देन इन फ्यूचर इट विल गोइंग टू ब्रिंग द सम गुड अमाउंट ऑफ रिजल्ट। दैट एग्जैक्टली इज़ द मार्जिनल कॉस्टिंग। सो हर जगह पे हमें क्या करना है, मार्जिनल कॉस्टिंग टर्म का यूज़ करना है, चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे वो बजटिंग हो, चाहे आप किसी प्रोडक्शन के आउटपुट को डिक्रीज कर रहे हैं या फिर कैपेसिटी को चेंज कर रहे हैं, तो पर यूनिट हम क्या करते हैं, इसे फाइंड आउट करते हैं और मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट के बेसिस पे ही हम अपना क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। दैट एग्जैक्टली इज़ द केसेस। और इसके बाद इफ़ यू गोइंग टू सी likewise any changes in the existing situations will going to bring about the changes in the some parameters and the measurements. So any changes अगर यहाँ पे होता है तो ये आपका पैरामीटर और मेजरमेंट्स को भी क्या करता है, चेंज करता है। टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ सच चेंजेस वी नीड टू अंडरस्टैंड द सम वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट एंड सम वेरिएबल्स आर डिपेंडेंट। क्लास some variables are independent and some variables are dependent. Now ये independent और dependent variable का मतलब क्या होता है क्लास? independent and dependent variable का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान देना। एक होता है independent variable और एक आपका होता है क्या, dependent variable। देखो जब बात हम करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसके चेंज होने पे आपका डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, चेंज होगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसके चेंज होने पे आपका डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा,
चेंज होगा। जैसे सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, आपने बचपन में पढ़ा होगा 12th स्टैंडर्ड में, 11th स्टैंडर्ड में, डिमांड, प्राइस और सप्लाई के बारे में। अगर मैं बात करता हूँ इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल की, सो जब आपका प्राइस चेंज होता है तो उसके हिसाब से हमारा डिमांड भी क्या होता है, चेंज होता है। जब प्राइस चेंज होता है तो उसके हिसाब से आपका डिमांड भी क्या होता है, यहाँ पे चेंज होता है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया आपका, प्राइस। जब प्राइस चेंज होगा तब क्या होगा, डिमांड चेंज होगा। तो डिमांड इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द प्राइस। क्लास, डिमांड आपका प्राइस पे क्या है, डिपेंडेंट है। जब प्राइस चेंज होगा तभी डिमांड चेंज होगा। इट मीन्स व्हाट, जब प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड क्या होगा, डिक्रीज। अब जब प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड क्या होगा, इंक्रीज। तो यहाँ पे प्राइस आपका हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिमांड क्या हो गया आपका, डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करती है। जैसे प्राइस और डिमांड के केस में प्राइस आपका इंडिपेंडेंट हो गया और डिमांड क्या हो गया आपका, डिपेंडेंट। अदर फैक्टर्स है, देयर आर द सम वेरिएबल्स। वेरिएबल मतलब फैक्टर्स जो आपका फाइनल वैल्यू, जो आपका फाइनल आउटकम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जैसे जब मैं बात करूँ डिमांड की, इफ़ यू रिमेंबर हमने बहुत सारे फैक्टर्स पढ़े हुए हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपके डिमांड को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। देयर आर द मैनी फैक्टर्स जो आपके डिमांड को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। जैसे टेस्ट, प्रेफरेंसेस, हैबिट्स, कंज्यूमर की इनकम, गवर्नमेंट की टैक्सेशन, प्राइस ऑफ गुड्स, फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्सटीट्यूट गुड्स, आपने सबने पढ़ा होगा। सो ये सब क्या है, ये सब जो है ना वेरिएबल्स हैं, ये सब क्या हैं, वेरिएबल्स हैं। जब ये वेरिएबल्स चेंज होंगे तब जाके आपका डिमांड क्या होगा, चेंज होगा। तो यहाँ पे डिमांड आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और प्राइस क्या हो गया आपका, इंडिपेंडेंट। ठीक उसी तरह प्राइस आपका इंडिपेंडेंट हो गया और सप्लाई और डिमांड जो भी चीज़ें, प्राइस के इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होने से कोई भी चीज़ हो, जो भी चीज़ है वो अगर चेंज होता है तो हमारा प्राइस इंडिपेंडेंट होगा और वो चेंजेस जिस वेरिएबल में हो रहा है वो होगा आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। सो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दो वेरिएबल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना। एंड फाइनली वी आर कमिंग टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक। क्या बोला जा रहा है, टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ सच चेंजेस वी नीड टू अंडरस्टैंड द सम वेरिएबल्स। कुछ इंडिपेंडेंट है, कुछ क्या है आपके डिपेंडेंट है, जैसा मैंने आपको बताया। फॉर एग्जाम्पल द टोटल कॉस्ट, आउटपुट लेवल इंक्रीजेस, सो विल द टोटल कॉस्ट। दिस चेंजेस इन द टोटल कॉस्ट मेजर्स बाय द मार्जिनल कॉस्ट। अब यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं तो एक आउटपुट हो गया आपका और एक क्या हो गया, कॉस्ट। जैसे आपका क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपका टोटल कॉस्ट क्या होगा, टोटल कॉस्ट भी आपका इंक्रीज होते चले जाएगा। सो इन केस इफ यू ओवर हियर इफ यू गोइंग टू सी, जब हम बात करते हैं हम टोटल कॉस्ट और आउटपुट की, तो आउटपुट आपका क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और टोटल कॉस्ट क्या हो गया आपका, डिपेंडेंट वेरिएबल। आउटपुट हो गया आपका इंडिपेंडेंट और टोटल कॉस्ट क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल। जब आउटपुट, जैसे जैसे आउटपुट आपका इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपका टोटल कॉस्ट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये जो इंक्रीज इन द टोटल कॉस्ट है, इफ इट इज टेकिंग प्लेस बिकॉज ऑफ द चेंज इन द आउटपुट, देन द आउटपुट इज योर इंडिपेंडेंट फैक्टर एंड टोटल कॉस्ट इज योर डिपेंडेंट फैक्टर। फिर इसके बाद इफ यू आर गोइंग टू सी, लेट अस द टेक द मेजरमेंट ऑफ द कॉस्ट एंड द रेवेन्यू। अब कॉस्ट और रेवेन्यू का मेजरमेंट देखते जरा यहाँ पे। अ डिसीजन टू प्रोड्यूस द मोर आउटपुट दैट इज Q will result in the rise in the total cost TC। अब जाहिर सी बात है, जितना ज़्यादा तुम गुड्स प्रोड्यूस करोगे उतना ज़्यादा आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा, उतना ज़्यादा आपका टोटल कॉस्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा। जितना ज़्यादा प्रोडक्शन उतना ज़्यादा टोटल कॉस्ट, जितना ज़्यादा आउटपुट उतना ज़्यादा टोटल कॉस्ट। सो दैट कॉन्सेप्ट इज देयर ओवर हियर, एज वेल एज द टोटल रेवेन्यू। अ डिसीजन टू प्रोड्यूस द मोर
क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, जैसे जैसे आपका आउटपुट इंक्रीज होगा टोटल कॉस्ट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, और टोटल रेवेन्यू भी क्या होगा, इंक्रीज होगा. द चेंज इन द टोटल कॉस्ट डिपेंड्स अपॉन द चेंज इन द आउटपुट लेवल एंड चेंज इन द टोटल रेवेन्यू डिपेंड्स अपॉन द चेंज इन द आउटपुट लेवल. सो टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट दोनों आपका डिपेंड होता है किस पे, क्वांटिटी पे. जैसे जैसे आपका क्वांटिटी, आउटपुट या जो गुड्स एंड सर्विसेज हमने प्रोड्यूस किए हुए हैं वो अगर चेंज होते हैं उसके अकॉर्डिंगली हमारा क्या होगा, रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों क्या होता है, चेंज होता है. तो टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू विल गोइंग टू चेंज व्हेन द आउटपुट विल आल्सो गोइंग टू चेंज. एंड देन इफ यू आर गोइंग टू सी द रेशियो ऑफ द चेंजेस इन द डिपेंडेंट वेरिएबल to the changes in the independent variable measures the marginal cost and marginal revenue. ये जो changes हो रहे हैं आपके total cost में, ये जो changes हो रहे हैं आपके total revenue में, इन्हीं changes को बोला जाता है क्या, आपका marginal cost. So the marginal cost is nothing but the change in the changes. ये जो आप देख रहे हो delta, this sign represents the चेंजेस विच आर टेकिंग प्लेस. ये आपके चेंजेस हो गए. तो चेंजेस, द चेंज इन द टोटल कॉस्ट अपॉन द आउटपुट इज नथिंग बट व्हाट, मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला. एंड मार्जिनल रेवेन्यू इज नथिंग बट द चेंज इन द टोटल रेवेन्यू बिकॉज ऑफ द चेंज इन द आउटपुट. दैट इज नथिंग बट व्हाट एग्जैक्टली इज योर मार्जिनल रेवेन्यू. ज़रा ध्यान देना, योर आउटपुट, दिस इज टोटल कॉस्ट एंड दिस इज टोटल रेवेन्यू. जब हमारा आउटपुट 10 था तो हमारा टोटल कॉस्ट था 1000 और टोटल रेवेन्यू था 1200. जब हमारा आउटपुट 10 से 15 हुआ, जब हमारा आउटपुट 10 से 15 हुआ, तब यहाँ पे आपका टोटल कॉस्ट 1000 से 1400 हुआ और टोटल रेवेन्यू आपका जो है ये हो गया 1800. ये कितना हो गया, 1800. एक मैंने रैंडमली एग्जांपल उठाया हुआ है आपके समझने के लिए. प्लीज़ समझने की कोशिश करना, मार्जिनल कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना. अब आउटपुट कितना है, सब जब हमारा आउटपुट 10 था, जब हमारा आउटपुट 10 था तब टोटल कॉस्ट कितना था 1000 एंड टोटल रेवेन्यू कितना था 1200. जब हमारा कॉस्ट 15 से बढ़ गया, जब हमारा आउटपुट 10 से 15 हो गया, तब टोटल कॉस्ट हमारा कितना हुआ 1400 और टोटल रेवेन्यू हमारी कितनी हो गई क्लास 1800. तो हमारा जब मार्जिनल कॉस्ट का जो फॉर्मूला है, एज पर द फॉर्मूला ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू चेंज इन द टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन द क्वांटिटी. और इन सिंपल वर्ड्स आपको बोलूं तो यहाँ पे हमारा पहले कॉस्ट कितना था, टोटल कॉस्ट पहले था 1000 और अभी कितना हो गया 1400. इसका मतलब कॉस्ट आपका कितने से बढ़ा, 400 से. तो चेंज इन टोटल कॉस्ट विच इज़ नथिंग बट 1400 माइनस 1000 विच कम्स टू 400 अपॉन चेंज इन द क्वांटिटी. क्वांटिटी पहले कितनी थी 10, अभी कितनी हो गई 15. तो 15 में से 10 गया इज नथिंग बट 5. तो मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू 400, दैट इज चेंज इन द टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट कितने से चेंज हो रहा है, तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया 400. तो टोटल कॉस्ट कितने से चेंज हो रहा है 400 से. और आउटपुट हमारा कितने से चेंज हो रहा है, आउटपुट चेंज हो रहा है, क्वांटिटी कितनी है 5. तो इस हिसाब से आपका मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पे कितना हो गया, द मार्जिनल कॉस्ट विच केम इज नथिंग बट 80. मार्जिनल कॉस्ट हमारा कितना आया 80 रुपीज़ एज पर द फॉर्मूला. ठीक उसी तरह जब मैं बात करता हूँ मार्जिनल रेवेन्यू की, तो मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला है चेंज इन द टोटल रेवेन्यू अपॉन चेंज इन द क्वांटिटी. और इन सिंपल वर्ड्स आपको समझाऊं तो मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब होता है एडिशनल रेवेन्यू. एक एक्स्ट्रा यूनिट्स सेल करने पे मुझे कितना एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिला, मुझे कितना एक्स्ट्रा इनकम मिला, दैट इज़ नथिंग बट द मार्जिनल रेवेन्यू इज. सो यहाँ पे हमारा पहले रेवेन्यू कितना था 1200 डिवाइडेड बाय हमारा रेवेन्यू कितना इंक्रीज हुआ, वेट,
जब बात करते हैं हम टोटल रेवेन्यू की, तो यहाँ पे टोटल रेवेन्यू हमारा कितना है, 1200 पहले था और अभी कितना हुआ 1800। यानी कितने से ये चेंज हो रहा है, इट इज चेंजिंग बाय 600 डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। क्वांटिटी पहले कितनी थी 10, अभी कितनी हो गई 15। तो अब 15 माइनस 10 मतलब कितने से चेंज हो रहा है क्वांटिटी, हमारा क्वांटिटी चेंज हो रहा है हमारा 5 से। और मार्जिनल रेवेन्यू आपका कितना आया, हाउ मच इज योर मार्जिनल रेवेन्यू, विच कम्स टू 120। सो स्पेसिफिकली इफ यू गोइंग टू सी, अगर कोई भी चेंजेस आपके टोटल कॉस्ट में होते हैं, इफ एनी चेंजेस if it is taking place in the total cost, then those changes will be measured by the marginal cost। अगर टोटल रेवेन्यू में कोई चेंजेस होता है तो उन चेंजेस को बोला जाता है मार्जिनल रेवेन्यू, और यहाँ पे चेंजेस जो होता है दैट इज नोन एज व्हाट योर मार्जिनल कॉस्ट इज। सो मार्जिनल रेवेन्यू एंड द मार्जिनल कॉस्ट दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं हमें समझने के लिए, जिससे हम हर एक क्वेश्चंस को, हर एक प्रॉब्लम्स को क्या कर सकते हैं, बिजनेस से रिलेटेड सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली योर प्रॉब्लमैटिक सॉल्यूशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। फिर इसके बाद इफ़ यू आर गोइंग टू सी द अदर मार्जिनल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, the other marginal cost concept which is used in the business economic analysis are marginal product, marginal utility, marginal propensity to consume and the marginal propensity to save। अब ये marginal propensity to consume, marginal utility and marginal product का मतलब क्या होता है, what do you mean by the marginal product? मार्जिनल प्रोडक्ट मीन्स व्हाट, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हमने जितना प्रोड्यूस किया हुआ है। जैसे प्रीवियस एग्जांपल में आप देखेंगे, हमने एग्जांपल लिया था कि पहले हमने 10 यूनिट प्रोड्यूस किए थे, फिर उसके बाद हमने 15 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, तो एक्स्ट्रा यूनिट्स कितना प्रोड्यूस किया हमने, तो टोटल एक्स्ट्रा यूनिट्स जो हमने प्रोड्यूस किए वो कितना था 5। दैट इज़ अ काइंड ऑफ अ मार्जिनल प्रोडक्ट। देन मार्जिनल यूटिलिटी इज नथिंग, यूटिलिटी यू आर अवेयर ऑफ इट, इट इज़ अ यूटिलिटी इज नथिंग बट वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी, कि ये कमोडिटी कितना वांट्स को सेटिस्फाई कर सकती है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मीन्स एक कस्टमर कितना कंज्यूम कर सकता है, कितनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करके कंज्यूम कर सकता है, कितना एक पर्सन स्पेंड कर सकता है, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज नथिंग बट अगेन, एक कस्टमर जब उसका इनकम चेंज होता है तो वो कितना सेव करता है। अगर मेरी इनकम 10,000 रुपीज़ से बढ़ के 12,000 हो गई, 10,000 से 12,000 मेरी सैलरी हो गई, तो वो जो 2,000 रुपये का जो मेरा इनकम इंक्रीज़ हुआ है, वो जो 2,000 रुपये से मेरा इनकम इंक्रीज़ हुआ है, उसका कितना परसेंटेज मैं सेव करूँगा, उसका कितना परसेंटेज मैं सेव करूँगा, दैट इज़ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। इन द सिमिलर मैनर, अगर मेरी सैलरी 10,000 रुपये से 12,000 रुपये हो गई है, यानी 2,000 रुपये से मेरी सैलरी बढ़ी है, तो वो जो 2,000 रुपये से जो मेरी सैलरी बढ़ी है उसका कितना प्रपोर्शन मैं स्पेंड करूँगा और कितना प्रपोर्शन मैं सेव करूँगा। अगर वो 2,000 रुपये में से मैं 1,200 रुपये स्पेंड करता हूँ तो वो हो गया मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और अगर मैं एक सर्टन प्रपोर्शन अगर सेव करता हूँ दैट इज़ नोन एज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। सो ये क्या है, दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली योर concept of a marginal propensity to consume and marginal propensity to save, and this is how we completed what your marginal concept, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए समझना। रेवेन्यू एंड द कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू मीन्स एडिशनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट मीन्स एडिशनल कॉस्ट, और जो पर यूनिट बेसिस पे हम जो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ये पर यूनिट और पर यूनिट बेसिस और पर क्वांटिटी बेसिस जो हम फाइंड आउट करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस में या कोई भी डिसीजन लेने के लिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम कोई लमसम डिसीजन ले रहे हैं तो हमें पहले पर यूनिट बेसिस पे उसके कॉस्ट को चेक करना चाहिए एंड अकॉर्डिंगली हमें क्या लेना चाहिए, अपना डिसीजन लेना चाहिए। दैट एग्जैक्टली इज़ योर व्हाट मार्जिनल cost, or you can say the marginalism is। Now we're going to start with the new topic। जैसे हमारा मार्जिनल था वैसे ये क्या है, हमारा इंक्रीमेंटल है। बात जब हम करते हैं इंक्रीमेंटल की तो ये इट इज़ जस्ट लाइक अ मार्जिनल कॉस्ट क्लास, इट इज़ जस्ट लाइक अ मार्जिनल कॉस्ट। नाउ मार्जिनल कॉन्सेप्ट में क्या होता है, इन केस ऑफ अ मार्जिनल कॉन्सेप्ट्स वी आर फाइंडिंग द वैल्यूज़, हम जो वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं या जो हम कैलकुलेशंस करते हैं वो पर यूनिट बेसिस पे होता है। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है पर यूनिट बेसिस और सिंगल यूनिट बेसिस पे।
व्हेन वी आर फाइंडिंग आउट एनीथिंग, अगर वो पर यूनिट हम निकाल रहे हैं, एक सिंगल क्वांटिटी, एक सिंगल यूनिट का अगर कुछ वैल्यूज हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, दैट इज नथिंग बट व्हाट एग्जैक्टली योर मार्जिनल टर्म इज. बट इंक्रीमेंटल का व्हाट डू मीन बाय द इंक्रीमेंटल? जब कोई भी चेंजेस हमारा जब बैचेस में होता है, कोई भी चेंजेस जो हम ग्रुप्स में करते हैं, कोई भी चेंजेस जो हम एक पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में करते हैं, दैट इज़ नोन एज व्हाट योर, ओवर देयर वी आर यूजिंग द इंक्रीमेंटल कॉन्सेप्ट. क्लास, अगर हम 1-2 यूनिट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, 1 या 2 यूनिट्स ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, मार्जिनल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे. और अगर हम एक बंच ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, तो ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम मार्जिनल कॉस्ट का क्या करेंगे, यूज़ करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि पर यूनिट कॉस्ट इतना आया और इसके अकॉर्डिंगली हमें इतना ऐसा इतनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, इतने रॉ मटेरियल्स चाहिए और बहुत सारे अदर इन्फॉर्मेशन और डिसीजंस हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं. सो यहाँ पे द इंक्रीमेंटल में मतलब क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय द इंक्रीमेंटलिज्म? द चेंजेस विच आर टेकिंग प्लेस नॉट ऑन द पर यूनिट बेसिस. जो पर यूनिट बेसिस पे चेंजेस हो रहा है वो नहीं, जो बैचेस में जो चेंजेस हो रहा है, वो बैचेस में जो चेंजेस हो रहा है, दैट इज नथिंग बट द इंक्रीमेंटलिज्म. यानी कोई भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर सिंगल यूनिट प्रोड्यूस करने से अगर मुझे एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर्ड होता है तो वो मेरा मार्जिनल कॉस्ट है. अगर वही एक बैच ऑफ द गुड्स है, एक गुड्स एंड सर्विसेज का एक पूरा का पूरा बैच है और वो चेंज हो रहा है और उसे प्रोड्यूस करने के लिए कितना खर्चा आ रहा है, दैट इज़ नथिंग बट द इंक्रीमेंटलिज्म. जैसे एग्जांपल में, सपोज आई एम द बिजनेसमैन और मेरा रेगुलर बिजनेस होता है. आई एम परफॉर्मिंग द बिजनेस एक्टिविटी ऑन द रेगुलर बेसिस. उसमें होता क्या है कि सपोज मैं 100 यूनिट्स क्या करता हूँ, सेल करता हूँ. क्लास, 100 यूनिट्स में क्या है, I have a demand of 100 units of a goods and on a daily basis मैं 100 units produce करता हूँ और 100 units ही sell करता हूँ. But किसी दिन because of the festival, because of the some special occasion, कोई फेस्टिवल आ गया, त्यौहार आ गया, तो वो टाइम पे हम क्या करते हैं, त्योहारों के टाइम पे मौसम जब होता है किसी चीज़ का फेस्टिवल होता है, किसी चीज़ का डेज आते हैं, तो वो सब चीज़ों में क्या होता है, हम कुछ ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिमांड करते हैं. एक फेस्टिवल में और एक स्पेशल ओकेजन्स पे हमारा डिमांड क्या होता है, चेंज हो जाता है. हमारा डिमांड क्या होता है, थोड़ा बढ़ जाता है. तो जो थोड़ा बढ़ जाता है, जो डिमांड है हमारा, जो डिमांड जो स्लाइटली इंक्रीज़ होता है, वो स्लाइट इंक्रीज़ इन द डिमांड जो हम सामने वाले को बताते हैं, सेलर को बताते हैं, उसके अकॉर्डिंगली सेलर क्या करता है, प्रोड्यूस करता है. सपोज़ मैं एक सेलर हूँ, मेरा हर दिन का 100 यूनिट्स क्या हो रहा है, 100 यूनिट्स मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ और ये 100 यूनिट्स मैं क्या कर रहा हूँ, मार्केट में सेल कर रहा हूँ. लेकिन किसी दिन बिकॉज ऑफ द फेस्टिवल अब हुआ क्या कि वो टाइम पे कस्टमर्स का डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया. तो कस्टमर्स ने 100 यूनिट्स जो नॉर्मली मैं सप्लाई करता हूँ, वो 100 यूनिट्स तो उन्होंने डिमांड किए, लेकिन उसके साथ में 10 और 20 यूनिट्स और डिमांड करना चालू कर दिए. मीन्स दे हैव स्टार्टेड डिमांडिंग नॉट द 100 यूनिट्स, दे हैव स्टार्टेड डिमांडिंग द 110 और 120. तो ये जो बैचेस इंक्रीज़ हुए हैं, मैं हर दिन 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ, लेकिन डिमांड के बढ़ने की वजह से अब मुझे 110 या 120 यूनिट्स का क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन करना पड़ेगा. क्यों, फेस्टिवल आ गया, कस्टमर्स का डिमांड बढ़ गया, ज़्यादा यूनिट्स हम प्रोड्यूस करेंगे. तो जो एक्स्ट्रा 10 और 20 यूनिट्स मैं जो प्रोड्यूस करूँगा, जो नॉर्मली मैं करता नहीं हूँ, लेकिन ओकेजन, स्पेशल ओकेजन पर्पज़ पे मैं क्या कर रहा हूँ, वो प्रोड्यूस कर रहा हूँ फॉर सम डेज ओनली. जब तक वो फेस्टिवल रहेगा, जब तक उनके मौसम रहेंगे, जब तक सीज़न रहेगा, तब तक हमें क्या करना है, वो गुड्स प्रोड्यूस करना है. तो वो सिचुएशन में जो एक्स्ट्रा 10 और 20 यूनिट्स मैं जब प्रोड्यूस कर रहा हूँ, वो इट इज़ नॉट ओनली द क्वांटिटी, इट इज़ कमिंग इनटू द बैचेस. एक 10 और 20 यूनिट्स का मुझे बैच मिल गया जो मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोड्यूस कर रहा हूँ. आई एम नॉट प्रोड्यूसिंग ओनली सिंगल यूनिट्स, मैं एक 10 और 20 और 30 यूनिट्स का क्या करूँगा, बैचेस प्रोड्यूस कर रहा हूँ. एंड दैट बैचेस जो एक्स्ट्रा 20 और 30 और 10 यूनिट्स मैं जो प्रोड्यूस कर रहा हूँ, उसके कॉस्ट को बोला जाएगा इंक्रीमेंटल कॉस्ट. क्लास, जो एक्स्ट्रा यूनिट्स जो मेरा इंक्रीज़ हुआ, वो 1 या 2 यूनिट्स से इंक्रीज़ नहीं हुआ. मेरा टोटल गुड्स एंड सर्विसेज जो मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, पहले 100 था, अभी 101, 102 या 105 नहीं हुआ, डायरेक्टली 110 और 120 हो रहा है. मतलब एक 10 या 20 क्वांटिटी हमारी, 10 और 20 क्वांटिटीज़ हमारी इंक्रीज़ हो रही है. दैट इज़ नोन एज व्हाट, काइंड ऑफ अ बैच.
तो यहाँ पे जब 110, 110 एंड 120 एक्स्ट्रा 10-20 से जब हमारा क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा है तो उसके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को क्या बोला जाता है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट। तो जो एक्स्ट्रा 10 और 20 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो एक्स्ट्रा 10 और 20 यूनिट्स के प्रोड्यूस करने के लिए कितना हमारा एक्सपेंडिचर होता है, कितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा, दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज इंक्रीमेंटलिज्म। मार्जिनल कॉन्सेप्ट में क्या होता है, सिंगल यूनिट, एंड इंक्रीमेंटल में क्या होता है हमारा, it is not on the basis of a single units, it is basis of the per order, per batches, per dozen, etc. So basically through the term marginal denotes the small unit of a changes. Many times the changes are taking place in the chunk or in the batches. कभी कभी क्या होता है, changes आ रहे हैं लेकिन batches पे आ रहे हैं. For example, the firms don't generally increase the production by one more unit or by the batch of the additional unit. In such a situation, the concept which is used is nothing but the incremental. अगर मैं प्रोड्यूसर हूँ, 100 यूनिट्स मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, कल कोई आता है बोलता है मुझे 1 यूनिट और 2 यूनिट्स प्रोड्यूस, 1 यूनिट और 2 यूनिट्स मुझे क्या करनी है, परचेज करनी है। तो वो सिंगल यूनिट्स के लिए मैं अपने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करूँगा, मैं अपने मशीनरीज को एम्प्लॉय करूँगा, मैं अपने लेबर्स को एम्प्लॉय करूँगा, सिर्फ 1 यूनिट बनाने के लिए नहीं। जब तक कोई स्पेसिफिक बैच नहीं हो जाता, जब तक एक स्पेसिफिक क्वांटिटी नहीं हो जाती जिसको मैं यूज़ करके, जिसको मैं क्या करूँ, प्रोड्यूस कर सकता हूँ, जिससे मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी लेवल में रहेगा, तब तक मैं क्या करूँगा, कोई गुड्स एंड सर्विसेज एक्स्ट्रा प्रोड्यूस नहीं करूँगा। तो जब भी हमारा प्रोडक्शन होता है वो होता है एक बैचेस बेसिस पे, एक बैच के बेसिस पे, कि एक 20 यूनिट्स और 30 यूनिट्स का बैच बन गया, अब उसमें क्या करना है, हमें उसको प्रोड्यूस कर देना है, तो उसमें हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम होता है। इसके लिए मार्जिनल कॉस्टिंग मोस्टली यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे when we talk about the production activity, that is known as specifically the incrementalism, और incremental cost बोला जाता है जो extra batches को हम produce करते हैं। Then incremental concepts involves the estimation of the impact of a decision. For example, a firm may decide to open the branches in the another city, and this is an incremental decision. अगर नई ब्रांच हम ओपन कर रहे हैं, इफ़ वी आर ओपनिंग अप विद द न्यू ब्रांच, then that new branch will not going to increase the sale by 1 unit or 2 units or 3 units. No, that branch will going to increase my sales by 10, 20, 50, 100, 5,000, 10,000 and 1 lakh, or depending upon the nature of that particular locality, depending upon the kind of a business which I am performing and how I am able to sell my product in that particular new market where I have opened a ब्रांचेस। जहाँ पे मैंने ब्रांच ओपन किया है वो मार्केट में मैं कैसे कैपेबल हूँ सर्वाइव करने के, कैसे मैं अपने यूनिट सेल कर सकता हूँ, वो उस पर डिपेंड करता है, जो कि मोस्टली इंक्रीमेंटल होता है, ना ही कि मार्जिनल। देन द रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल एवरेज एंड द मार्जिनल, द रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल एवरेज एंड मार्जिनल, जरा ध्यान देना। Now what do you mean by the total, what do you mean by the average, and what do you mean by the marginal? So total is nothing but the total cost of production. कोई भी commodity जो हम produce करते हैं, एक certain quantity of goods and services जब हम produce करते हैं, तो certain quantity of goods and services को produce करने के लिए हमें total कितना खर्चा लगा, that is nothing but the total cost, और per unit कितना खर्चा लगा, that is nothing but the average cost. एंड जब टोटल कॉस्ट चेंज होता है, जब आउटपुट हमने चेंज की, पहले हमने 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे थे, अब 110 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जो एक्स्ट्रा 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके लिए कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट जा रहा है, दैट इज़ नथिंग बट द मार्जिनल कॉस्ट इज। सो यहाँ पे विल गोइंग टू सी द रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल कॉस्ट एंड द मार्जिनल कॉस्ट फर्स्ट, एंड देन हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। सो क्लास पे अटेंशन एंड लिसन वेरी केयरफुली। द टोटल एंड द मार्जिनल, the concept. Marginal measures the any changes in the total values. Now marginal का मतलब क्या होता है? Marginal का मतलब यही होता है कि it is a difference between the two total thing. दो टोटल्स के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे बोला जाता है मार्जिनल। दो टोटल्स के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे बोला जाता है मार्जिनल। अब दो टोटल वैल्यूज के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज नथिंग बट व्हाट मार्जिनल इज। When the total values changes, it is reflected in the marginal measurement. जैसे जैसे आपका मार्जिनल कॉन्सेप्ट चेंज होगा, जैसे जैसे आपका मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू डिपेंडिंग अपॉन द टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू, जैसा आपका मार्जिनल एक्टिविटीज़ चेंज होंगी उसके हिसाब से हमें पता चल जाता है कि टोटल कॉस्ट कितना चेंज हुआ है। एंड फॉर
example, the change in the total utilities are measured by the marginal utility only, and the relationship between the total values and the marginal values can be explained over here. Can you see this? Now see the explanation part. The changes in the total and the changes in the marginal, changes in the total and changes in the marginal. तो जरा ध्यान देना, पढ़ते समझते. Total values are increasing, marginal values will be positive. Now the relationship between the total and the marginal is such that जैसे जैसे आपका total values increase होंगी, जैसे जैसे आपका total cost increase होगा, marginal cost भी क्या होगा, increase होगा in a positive manner. marginal cost आपका क्या होगा, positive होगा, जो कि indicate करेगा कि जैसे जैसे आपका total cost increase हो रहा है, marginal cost भी क्या हो रहा है, increase हो रहा है, but in a positive manner. When the total values will going to decline, marginal values will be negative. जब आपका total cost decrease होगा तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा, नेगेटिव जाएगा. इट मीन्स व्हाट, मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा, कम होता जाएगा. व्हेन द टोटल वैल्यू इज राइजिंग एट अ इंक्रीजिंग रेट, जब टोटल वैल्यू टोटल कॉस्ट आपका इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट पे, तब मार्जिनल कॉस्ट वैल्यू क्या होगी, वहाँ पे इंक्रीज होगी. देन द मार्जिनल कॉस्ट वैल्यू विल गोइंग टू इंक्रीज, एंड व्हेन द टोटल वैल्यूज राइज एट अ डिमिनिशिंग रेट, देन द मार्जिनल वैल्यूज विल गोइंग टू फॉल. जब आपका टोटल वैल्यूज क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे, इट इज राइजिंग बट एट अ डिमिनिशिंग रेट, देन मार्जिनल रेवेन्यू विल गोइंग टू फॉल. तो ये रिलेशन है टोटल और मार्जिनल के बीच का. जब मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज होगा, जब टोटल कॉस्ट इंक्रीज होगा, मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा आपका, पॉजिटिव. जब टोटल कॉस्ट डिक्रीज होगा, मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा आपका, नेगेटिव. इन द सिमिलर मैनर जब आपका टोटल वैल्यूज इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट पे, मार्जिनल वैल्यू क्या होगा, राइज होगा. एंड व्हेन द टोटल रेवेन्यू राइजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट, मार्जिनल रेवेन्यू विल गोइंग टू फॉल. तो वहाँ पे आपका मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा. सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इज द सिचुएशन ऑफ अ टोटल रेवेन्यू एंड द मार्जिनल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट. और दिस इज हाउ वी कवर्ड द marginalism concept, incrementalism concept, and the changes which are taking place or the relationship between the total, average and the marginal के बीच में हमने total और marginal के बीच का relationship आज हमने देखा है. So in the next lecture what we're going to do, we're going to see the relationship between the marginal and average, और हम relation total और average के बीच के relations को भी क्या करेंगे, cover up करेंगे. तो इस फिलहाल के लिए आपको क्या करना है, what you will going to do, you will going to revise the session, you will going to watch the video, and again you will going to read the explanation. जो टेक्स्ट बुक में मनन प्रकाशन के जो एक्सप्लेनेशंस दिए हुए हैं वो आप क्या करेंगे, एक बार रीड कर लेंगे. सो थैंक यू, विल गोइंग टू कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.